जी सर। हाँ सर, कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके सर स्टार्ट कर दीजिए आप। ओके सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे आज मैं आपको नॉइज पोल्यूशन आपको बताऊंगा, जो रिमेनिंग टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण की। ठीक है, चलिए हम आज पढ़ते हैं पर्यावरण प्रदूषण की जो रिमेनिंग टॉपिक है। तो आज हम आपको स्टार्ट करते हैं ध्वनि प्रदूषण से। मैंने कल आपको बताया था नेक्स्ट पिछले क्लास में वायु प्रदूषण बताया था और जल प्रदूषण के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि भी एक टाइप की प्रदूषण है। ठीक है, अच्छा, एक ध्वनि प्रदूषण एक अलग तरह का प्रदूषण है। जैसे वायु प्रदूषण होती है वो सबके लिए हानिकारक होती है, जल प्रदूषण सबके लिए हानिकारक होती है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण ऐसा चीज है ना कि कोई जरूरी नहीं कि सबके लिए हानिकारक ही हो, किसी के लिए वो इंजॉय का साधन होता है। ठीक है, हालांकि लार्ज स्केल पे अगर बहुत हेवी नॉइज अगर आता है तो वो तो सबके लिए हानिकारक होती है, लेकिन जो स्मॉल अमाउंट में है वो सबके लिए हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। अच्छी टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखिए ध्वनि। ध्वनि किसको बोलते हैं? ध्वनि एक अवांछित तीव्रता का शोर है। मतलब जो आपको अच्छा ना लगे वैसी आवाज क्या है? ध्वनि। मतलब वैसी आवाज को हम क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं। ठीक है, ये नॉइज हो गया। वही आवाज हो सकता है कि आप डीजे लगा करके, आपके यहाँ शादी भी है तो आप डीजे लगा कर आप गाना सुनते हैं, डीजे पर आप डांस करते हैं, वो आपके लिए अच्छा लगता है। लेकिन हो सकता है कि वो जो डीजे का आवाज है किसी के लिए वो आपको, किसी को सुनने में आपको दिक्कत करता होगा, तो उसके लिए वो नॉइज हो जाएगा। आपके लिए वो इंजॉय का साधन हो गया, आप डीजे बजा करके आप डांस कर रहे हैं। ठीक है, बट वो किसी और के लिए वो क्या हो गया? वो शोर हो गया। ठीक है, तो ये जो ध्वनि प्रदूषण है ना, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रदूषण इसको कहा भी जाता है। ठीक है, ये किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती है। चलिए, तो ध्वनि को हम क्या बोलेंगे? ध्वनि की अवांछित तीव्रता को शोर कहते हैं। ठीक है, ध्वनि जो श्रोताओं को प्रसन्नित करती है उसको संगीत कहते हैं, और जो ध्वनि आपको झुंझलाहट आप में पैदा करते हैं, आपको पेन आपको पैदा करे, वो क्या होते है? वो शोर होता है। ठीक है, तो शोर को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि बिना मूल्य की अवांछित ध्वनि जिसका जीवित और निर्जीव चीजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े उसको हम क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं। ठीक है, बिना मूल्य की मतलब वो कोई वैल्यू नहीं है, इट हैज नो मीनिंग। ठीक है, जबरदस्ती के लोग बजाए जा रहे हैं, आवाज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको हम डेसिबल इकाई तीव्रता में मापते हैं। उसको मापने की हमको क्या यूनिट क्या है? डेसिबल होती है, ये चीज याद रखिएगा। ध्वनि को हम किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। डेसी का अर्थ होता है 10, और बेल का अर्थ होता है बेल। ग्राम बेल का आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम पे ये बेल वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, डेसी बेल। ठीक है, और आप लोग ने बचपन में सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन का ईयर होता है, जो तो ये ह्यूमन का ईयर होता है ना, ह्यूमन ईयर इज वेरी सेंसिटिव। मानव का कान जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। मतलब हम जो इसी 20 की आवाज सुनते हैं, हम 20 से नीचे की आवाज नहीं सुनते हैं, 20,000 से ऊपर की आवाज नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो जे टिफिन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कैसे डिफाइन कीजिए? शोर एक ऐसी ध्वनि है जो किसी व्यक्ति के लिए अवांछनीय लगती है और उसकी कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा यही डिफिनेशन है। क्या आप डिफाइन कीजिएगा ध्वनि को? कि ध्वनि क्या है? शोर एक ऐसी ध्वनि है जो किसी व्यक्ति के लिए अवांछनीय लगती है और उसके कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य करने की क्षमता आप जरूर उपयोग किया कीजिएगा ध्वनि प्रदूषण लिखने में। चलिए हम पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में थोड़ी बहुत पढ़। देखिए इसमें है, मैंने ये कहीं से हमको स्क्रीनशॉट मिला था, वो मैं आपको यहाँ पे लगा दिया हूँ। ध्वनि प्रदूषण के बारे में देखिए क्या है। ध्वनि एक अनावश्यक, असुविधाजनक और अनुपयोगी शोर है। ठीक है, ये मनोविज्ञान की दृष्टि से कोई भी ऐसी ध्वनि जो श्रोता को अप्रिय लगे उसको हम क्या बोलेंगे? ध्वनि प्रदूषण लगे। ठीक है, मतलब जिसको अप्रिय लग रहा है उसके लिए वो ध्वनि प्रदूषण है, जिसको प्रिय लग रहा है उसके लिए संगीत हो जाएगी। वातावरण में छोड़ी गई या उत्पन्न की गई ऐसी आवाज जो अवांछनीय होने के साथ प्रतिकूल और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का कुछ ऐतिहासिक दृष्टि है, इसको आपको थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में जाननी चाहिए। ठीक है, 1905 में जो नोबेल प्राइज जिनको मिला था, रॉबर्ट कॉक, इन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, 1905 में ये बात बोले थे। ठीक है, कि नॉइज पोल्यूशन भी फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा ये ट्रेजेडी आपको ह्यूमन को कर सकता है।
ठीक है। जर्मन जो दार्शनिक थे आर्यन शोपेन, इन्होंने आपको ध्वनि प्रदूषण के बारे में क्या कहा था कि यह व्यक्ति के मस्तिष्क को अशक्त कर चिंतन को नष्ट कर देता है। हमारी जो चिंतन क्षमता है उसको प्रभावित करती है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने तो अपना घर ही चेंज कर दिया था। ध्वनि प्रदूषण से बेचारे इतने उब गए थे कि अब इनको अपना घर चेंज करना पड़ गया, क्योंकि इनका घर थोड़ा सा मार्केट के नियर अबाउट में था। इतनी आवाज होती थी कि इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है। ध्वनि प्रदूषण है, देखिए, कुछ प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं और कुछ मानव निर्मित भी स्रोत होते हैं। दो तरह के स्रोत होते हैं, नेचुरल स्रोत और मैनमेड स्रोत। अब नेचुरल में बहुत सारे स्रोत हो सकती है, जैसे बहुत तेज तूफान हवा बहने लगा, देखिए भी आपको स्रोत हो जाती है ध्वनि की। अच्छा, कहीं पे पानी गिर रहा है, बारिश का पानी गिर रहा है, हालांकि बारिश के पानी छमछम की आवाज से लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन किसी किसी को लोगों ना उससे भी लोगों किसी किसी को तकलीफ होती लगती है। भूकंप कस के आ जाए, जोर से भूकंप आ जाए, तो भी ये ध्वनि प्रदूषण यहाँ से हो सकती है, अधिक आवाज में साउंड हो जाती है। या कहीं अगर आपके एरिया में कोई अगर ज्वालामुखी हो रही है तो वहां पे बहुत सारी आवाज निकलती है, तो वहां से ध्वनि प्रदूषण हो सकती है। ये सब प्राकृतिक है। बाकी कृत्रिम स्रोत में ये सब चीजें कृत्रिम स्रोत है। ठीक है, जैसे पटाखे हो गया, मनोरंजन के साधन हो गया, स्थल हो गया। ठीक है, ये सब मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है। तो देखिए, जो ध्वनि प्रदूषण के जो मानक स्तर है, जो हमारे यहाँ इंडिया में जो उपयोग होता है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो सीपीसीबी जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, इसने एक आपको क्या किया है, अनुमानित शोर का स्तर एक बना करके रखा है कि इस स्तर से किसी एरिया में आवाज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है कि इससे ज्यादा बचाइएगा तो आप, इससे ज्यादा अगर आप हॉर्न अगर आप बजाते हैं तो आपके घर पे पुलिस आ जाएगी। ठीक है, आप पे बहुत सारे नियम कानून, आप पे बहुत सारे धारा लग सकता है। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर करना होगा, बहुत बड़े कंप्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आती है कि ध्वनि प्रदूषण का मानक स्तर अकॉर्डिंग टू केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा क्या है। ये जो मानक स्तर है डेसिबल में। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने 4 क्षेत्र बनाया है, चार क्षेत्र में डिफाइन किया है। पहली क्षेत्र कौन है, शांत क्षेत्र, मतलब जहाँ शांति जरूरी है। दूसरी है आवासीय क्षेत्र, जहाँ पे लोग रहते हैं, अपना घर जो बनाते हैं, जहाँ पे सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब जो उनका घर होता है। एक होती है वाणिज्यिक क्षेत्र, मतलब जैसे मार्केट हो गया। वाणिज्यिक मतलब हो जाए जहाँ पे आपको मतलब कमर्शियल जो एक्टिविटी की जाती है, जैसे मार्केट हो गया, बस स्टैंड, ये सब चीजें आपको हो गया, वाणिज्यिक क्षेत्र हो गया, कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल एरिया जो होती है। एक होती है औद्योगिक क्षेत्र, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है। ठीक है, ये 4 एरिया है, सीपीसीबी ने, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने आपको बनाया है। इसका एक नियम ने ध्वनि का एक स्तर बताया है कि दिन में कितनी होनी चाहिए, रात में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब दिन की इसने कैसे परिभाषित किया है, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक दिन माना जाता है, अकॉर्डिंग टू ये ध्वनि के लिए होती है। ठीक है, अब जैसे दिल्ली में अगर आप रहते होंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में ऑटो चलता है। दिल्ली में ऑटो का नाइट स्टार्ट होता है 11 बजे, 11 पीएम से, 11 पीएम से नाइट चार्जेस लगता है। ठीक है, यहाँ पे रात 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है ध्वनि के लिए। ठीक है, तो ये हर एक अपना अलग क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे दिन कब से कब माना जाता है, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, और रात 9 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक लिए रात मानी जाती है। ठीक है, तो दिन में इतनी डेसिबल की आवाज होनी चाहिए। शांत क्षेत्र किसको बोलते हैं, हॉस्पिटल हो गया, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे शैक्षणिक संस्थान हो गया, जैसे आपका कॉलेज, आपका स्कूल, ये जो हो गया, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय जो होता है, उसके आसपास के 100 मीटर तक के क्षेत्र को शांति क्षेत्र बोला जाता है। इस क्षेत्र में शांति होनी चाहिए। तो इस तरह के क्षेत्र में आपको दिन में 50 डेसिबल आवाज बचा सकते हैं और नाइट में 40 डेसिबल। ठीक है, डेसिबल को हम डीबी में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसको डीबी लिखा जाता है। ठीक है, स्मॉल डी और कैपिटल बी लिखा जाता है। ठीक है, डेसिबल, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आवासीय क्षेत्र जहाँ पे रहते हैं वहां पे आपको डे टाइम में 55 होनी चाहिए, नाइट टाइम में 45 होनी चाहिए। वाणिज्यिक क्षेत्र, कमर्शियल जो एरिया होती है, वहाँ 65 होनी चाहिए, यहाँ 55 होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में आपको डे टाइम में 75 डेसिबल आवाज मतलब ये 75 मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं बजानी है। ठीक है, और 70 डेसिबल रात में बजानी है। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना होगा। ठीक है, ये जो ध्वनि का मानक स्तर है। चलिए, ध्वनि प्रदूषण का कुछ स्रोत हम पढ़ लेते हैं, ध्वनि प्रदूषण की क्या स्रोत है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो स्रोत है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, यातायात, ये 3 बहुत प्रमुख ध्वनि प्रदूषण की समस्याएं हैं।
ठीक है, जो ध्वनि प्रदूषण बढ़ा करके रखी है, जैसे बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, यातायात, ये 3 बहुत गंभीर समस्याएं पैदा की है ध्वनि प्रदूषण से लेके। ठीक है, तो चलिए ध्वनि प्रदूषण का कुछ मुख्य स्रोत में, जैसे मैंने आपको वहां बता रहा था कि प्राकृतिक स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत मतलब वैसी ध्वनि की स्रोत जो प्रकृति नेचर से रिलीज होती है, नेचर से आपको आती है। ठीक है, ये कुछ प्राकृतिक गतिविधियां के माध्यम से होती है। ठीक है, लेकिन ये जो होती है अपेक्षाकृत कम समय के लिए होता है और इससे नुकसान भी बहुत कम होता है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं पड़ता है और ये बहुत कम समय के लिए आती है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में जैसे बिजली की गरज, बिजली जो गड़गड़ाती है, देखिएगा ये बदलाव, बादलों की गड़गड़ाहट, तूफानी हवाएं, ज्वालामुखी, भूकंप आदि से भी मनुष्य असुविधा महसूस करते हैं। कुछ लोग तो बिजली के गड़गड़ाहट में डर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें प्राकृतिक स्रोत में आती है। कुछ मानवीय स्रोत होती है जो मतलब मानव के द्वारा फैलाई जाती है। ठीक है, तो मानव के द्वारा देखिए बाहरी शहरीकरण, परिवहन और खनन, ये सबसे जो गंभीर समस्याएं हैं। जैसे उद्योग, जितनी सारी औद्योगिक इकाइयां हैं, ठीक है, वो सारी औद्योगिक इकाइयां से आपको ध्वनि निकलती ही निकलती है। आप कारखाना में जाकर के देखिए, किसी इंडस्ट्री में जाकर के देखिए, कितनी बड़ी बड़ी भारी भारी हेवी मशीनें वहां पे चलती हैं और उस मशीन से बहुत तीव्र आवाज में आपको शोर निकलती है। ठीक है, इवन जो आपको ताप विद्युत संयंत्र जो है, जो ताप विद्युत संयंत्र है, इनके बॉयलर और टरबाइन भी बहुत अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। बेचारे घूमते रहता है टरबाइन, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो जो टरबाइन घूमता है ना, वहां से भी आपको ध्वनि प्रदूषण होते रहती है, आवाज बहुत ज्यादा निकलते रहती है। ठीक है, तो ये आपको उद्योग धंधे से निकलती है। परिवहन के साधन, आप बस स्टैंड पर, हाईवे पर जाकर के आप देखिएगा कितनी ध्वनि की, आप ITO पर जाकर के खड़ा हो जाइएगा, आपको पता चलेगा कितनी ध्वनि प्रदूषण होती है परिवहन से। ठीक है, जो भी कोई भी परिवहन के साधन हो, वो उससे कम या ज्यादा ध्वनि जरूर निकलती है। ठीक है, तो ये, लेकिन आप लोग यंग एज के हैं तो आपको क्या चाहिए कि आप लोग जो भी गाड़ी में जो हॉर्न होती है उसको कम उपयोग करनी चाहिए, ताकि आप जितना हो सके ना कि ध्वनि प्रदूषण को कम कीजिए। ठीक है, मनोरंजन के साधन, एक हमारी ऐसी परंपराएं हैं, हमारी ऐसा धार्मिक आयोजन है, ठीक है, या मेला हो गया, पार्टी हो गया, अननेसेसरी के वहां पे लोग आवाज करते रहते हैं। अब किसी के यहाँ शादी है, सुबह से लोग डीजे लगा करके पता नहीं क्या बजाए जाते हैं, क्या बजाए जाते हैं। चलिए, आज तो सरस्वती पूजा, आप जाकर के अगल बगल देखिएगा, सरस्वती जी का गाना वहां नहीं होता है, वहां पे गाना कुछ और बजते रहता है। ठीक है, वहां पे सरस्वती जी का मूर्ति रखा रहता है और गाना लोग बजाते हैं, डीजे गाना बजाते हैं, ये गाना बजाते हैं। तो भाई, देवी देवता को पूजा करना है तो वहां पे माइक लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन नहीं, एक हमारी फैशन हो गया कि हम माइक लगा के ही पूजा करेंगे। आजकल तो शादी ब्याह में भी जो पंडित जी कथा करते हैं, उसमें भी आप लोग देखते हैं कि लोग माइक लगा के कथा करते हैं। तो ये सब बेवकूफ़ी पन्ना है और कुछ नहीं है। ठीक है, इधर हिंदू का रिलीजन हो या फिर मुस्लिम का हो या फिर किसी का भी हो, सब लोग का यही धंधा है। पता नहीं, लोग अपना प्रचार करने के लिए हेवी माइक लगा देता है, लोग की 2 किलोमीटर तक आवाज सुनाई देती है। वो सब बेवकूफ़ी पना है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों को भगवान नरक में जगह देंगे। ठीक है, चलिए, विवाह, सगाई, ये सब चीजें जो है, ये मनोरंजन के विभिन्न साधन है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया। कुछ लोग तो, एक हमारे एरिया में भी बेवकूफ है, जो टीवी चलाता है तो 2 गली बाद तक उसकी आवाज आता है कि उसके घर में टीवी चलता है। तो इस तरह के बहुत लोग बेवकूफ होते हैं जो आपको नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के लिए क्रिएट करके रखे हुए। ठीक है, इससे तेज आवाज पैदा करते हैं। ये सब मानवीय स्रोत में से आता है। निर्माण कार्य, जो हमारी निर्माण कार्य है, जैसे हम आपको घर बना रहे हैं, हमें यहाँ अपना इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो कहीं पर भी निर्माण कार्य होती है, वहां पर भी देखिएगा बहुत सारे विभिन्न मशीनें चलती हैं, उपकरण चलता है, वहां से ध्वनि प्रदूषण रिलीज होती है। और सबसे बड़ी है तो दिवाली के दिन आप देखे होंगे, दिवाली क्या, विभिन्न त्योहार हो गया, उत्सव हो गया, मेला हो गया, सांस्कृतिक वैवाहिक समारोह हो गया। आजकल ऐसा फैशन हो गया कि अगर इंडिया मैच जीत गया तो लोग आतिशबाजी उड़ने लगते हैं। नेताजी चुनाव जीत गए तो लोग जबरदस्त, पता नहीं क्या बेवकूफी पाना है कि लोग पर्यावरण को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। लोग लगते हैं आतिशबाजी करने, ये कौन खुशी का मौका है कि तुम पटाखे छोड़ रहे हो। ठीक है, ये सब बेवकूफी बना है। ठीक है, नेताजी चुनाव जीत के, देखते हैं नेताजी चुनाव जीतते हैं तो उनके कार्यालय के सामने लोग अजीब पटाखा लोग छोड़ता है, और वही नेताजी आ करके भाषण देते हैं कि दिवाली में पटाखे, उसे वैसे नेता को पकड़ के पीटना चाहिए पहले। ठीक है, जी, अपने नेता जीतता है ना तो पटाखा छुड़वाता है, और वही नेता आ करके भाषण देता है कि दिवाली में पटाखा मत छोड़ो। अरे पहले तुम तो मत छोड़ो अपने जीतने के बाद, तो अपना काम नहीं। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये आतिशबाजियां जो होती है, ये केवल हवा को तो प्रदूषित करती हैं, इसके साथ साथ इतनी ध्वनि प्रदूषण करती है। आप दिवाली के दिन आप देखिएगा,
कान बेचारा ना दर्द करने लगता है उस दिन। 11 बज गया, आदमी सोचता है कि अब बाहर, लेकिन 11 बजे भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, 12 बजे तक लोग छोड़ते रहते हैं। आदमी परेशान हो जाता है सोने के लिए उस दिन। ठीक है, तो ये है। कुछ अन्य कारण भी है, जैसे हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रैली, श्रमिक। अब नेताजी लोग रैली करते हैं आजकल यूपी, हालांकि अभी तो चुनाव आयोग ने बंद किया हुआ है रैली। अब रैली में बस में ठूस ठूस के लोगों को लेके जाया जाता है। अब एक जगह 1000 लोग इकट्ठा होंगे तो नॉइज पोल्यूशन करेंगे ही करेंगे, करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ रेल हमेशा लेट आती है। अब रेल लेट आएगी, ट्रेन अगर लेट आएगी तो क्या होगा, सारे लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते हैं, बैठेंगे तो बातचीत करेंगे, तो एक ये भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ठीक है, एक जो अगर ट्रेन टाइम पर आए तो लोग 1 घंटा पहले नहीं जाएंगे। ठीक है, लोग आराम से जाएंगे, ट्रेन टाइम पर निकल गई। अब ये सब भी ध्वनि प्रदूषण का कार्य है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। कितना भी नेताजी लोग, चाहे कोई भी धार्मिक, कोई भी ग्रंथ जो है, बाबा जी आ जाए आपको बुलाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, तो आपको नहीं जाना चाहिए। सब ध्वनि प्रदूषण वहां से होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अन्य अवसरों जैसे गति समूह में ध्वनि तरंग की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। प्रशासनिक कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, ये सब बस स्टैंड, रेलवे बस स्टैंड पर जाकर के देखिए लोग अपना लेक्चर दिए, चाय की दुकान पर जाकर देखिए सुबह और शाम लोग अपना लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ध्वनि प्रदूषण का, ये सब शोर का, ये सब ध्वनि प्रदूषण का उत्पादन का स्रोत है। ठीक है, या आपको पता है जहाँ पे कम चौड़ी सड़क होती है वहां पे देखिएगा कितनी जाम लग जाता है। इतना जाम लगता है कि वो इधर से हॉर्न बजा रहे हैं, उधर से हॉर्न बजा रहे हैं, टी 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 लोग करते रहते हैं। तो ये सब क्या है, अगर चौड़ी सड़क रहे तो कभी जाम नहीं होगा, नहीं जाम होगा तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। अब जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं, सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लोग चिल्लाते रहते हैं 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, तो ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं ध्वनि प्रदूषण, ये सब चीजें, यही सब चीजें स्रोत हैं। अब ध्वनि प्रदूषण का वाटर दुष्प्रभाव, मानव मनुष्य के जो आपको मनुष्य पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है ध्वनि प्रदूषण के। ठीक है, तो देखिए क्या करती है, सुनने की प्रक्रिया आपको बाधित हो जाती है, कम हो जाती है ध्वनि प्रदूषण से। इवन आपको जो शरीर की जैविक क्रिया है ना, ये डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जैसे दिवाली वाले के दिन आपको ऐसा चिड़चिड़ा टाइप का होने लगता है, अब 11 बज गया, अरे अब तो बंद करो, 12 बज गया अब तो बंद करो। उसमें से पता चले कि आपका पड़ोसी 12 बजे रात में लगा दिवाली में पटाखा छोड़ा, तो गुस्सा आदमी को आ जाता है। तो जो हमारी जो जैविक क्रिया है ना, वो हमारी डिस्टर्ब होने लगती है। इवन जो हमारी व्यवहारिक स्तर, जो हमारी व्यवहार है, जो हमारी समाज में जो एक अपनी व्यवहार है, उसमें आपको बदलाव आ जाती है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, मानसिक तनाव हो जाती है, आपके अंदर निराशा छा जाएगा, कार्य में व्यवधान होगा, चिड़चिड़ापन होगा। ठीक है, इवन सोने में व्यवधान हो जाती है, इवन संचार में आपको पता चला कि कोई इंपॉर्टेंट आपको कॉल आ रहा है, अब आपके बगल में पटाखा छूट रहा है, आपके बगल में पूरा शादी भी है, लाउड स्पीकर बज रहा है, तो ये सब चीजें आपको ध्वनि प्रदूषण होती है। गोपनीयता का ह्रास होती है, जोर से बोलने की आदत लग जाती है। ठीक है, देखिए आप कभी ज्यादा टीवी ऑन करके आप गाना सुनिए, चाहे टीवी देखिए, जो भी आपके घर के लोग जोर जोर से बोलना चालू कर देंगे, तो ये सब चीजें आपको ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। एकाग्रता में कमी आ जाएगी। ठीक है, चिंतन के व्यवधान में कमी आ जाएगी, या इवन आपको अस्थायी बहरापन तक हो सकता है। तो ये सब ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए क्या करें, जो भी शोर के स्रोत हैं उनको बंद कर देनी चाहिए, नियंत्रण में रखिए, कमरे से शोर को कम से कम प्रसारण कीजिए, टीवी उतना ही सुनिए कि आपको पड़ोसी को मत सुनाई दे। आप गाना सुनते हैं तो उतना ही जो आवाज में सुनिए कि आपको किसी पड़ोसी में गाना मच जाए, वैसा बेवकूफीपना। आजकल तो लोग बाइक चलाते हैं, लोग आती है इनफील्ड बाइक आती है, लोग चलाते हैं, इतना ज्यादा लोग फट 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 कुछ ऐसे लफुआ कि हर एक एरिया में लफुआ लोग होते हैं। ठीक है, जो जबरदस्ती के अपने बाइक का हॉर्न बजाते हैं। अच्छा, एक चीज जरूर आप कभी गौर कीजिएगा, जो आपके एरिया में जो इस टाइप का लड़का होगा ना, जो इस तरह से बहुत कस के मतलब बहुत तेज से बाइक चलाता है, बहुत हाई स्पीड से बाइक चलाता है, और उतना ही हाई स्पीड से हॉर्न बजाता है, देखिए वो लड़का जल्दी ही दुकान खोल करके कहीं पे बैठ जाता है। वैसे लड़के कभी लाइफ में जल्दी जॉब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माइंड की मेंटलिटी होती है। अगर आपका माइंड है ना, अगर आपको बाइक चलाने और इस सब काम में अगर आप एक्टिव माइंड को रखिएगा ना, तो माइंड का शार्पनेस डिक्रीज होती है। अब जब माइंड का शार्पनेस डिक्रीज होती है ना, तो मेंटल एबिलिटी आपका डिक्रीज होता है। तो जब मेंटल एबिलिटी आपका डिक्रीज होगा तो यू कैनॉट क्वालिफाई एनी, इवन चपरासी के एग्जाम भी उस टाइप का लड़का क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका माइंड उस टाइप का रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सब आपको कम प्रसारण शोर का करना चाहिए। साइलेंसर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अच्छी आजकल साइलेंसरें आती है, उसका उपयोग कीजिए, जिससे आपको
नॉइज को रिड्यूस किया जा सकता है। मशीन को समय समय पर सफाई करते रहिए, जैसे बाइक को समय समय पर उसको सर्विसिंग कराते रहिए, उसका पेट्रोल डीजल समय समय पर चेंज करते रहिए। तो ये सब काम कीजिए, क्योंकि सफाई भाई मशीन का होते रहेगी तो मशीन से आवाजें कम आएगी। जो भी उद्योग हैं, हवाई अड्डे हैं, इनको बस्ती से दूर रखना चाहिए, ठीक है। और ध्वनि शोषकों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ध्वनि बहुत सारे, जैसे आपने कभी अपने सिनेमा हॉल में कभी जा करके देखिए, वहां पे बहुत सारे ध्वनि शोषक आपको सेलिंग में लगाया जाता है। इधर जो आपको जो दीवार है, इस दीवार में बहुत सारे ध्वनि शोषक यंत्र लगाए जाते हैं, ठीक है। इवन देखिएगा जो जो ये जो सिनेमा हॉल होते हैं ना, उनका जो इनका जो ये फ्लो, ये सब जो होती है ना सेलिंग, वो आपको कंक्रीट का नहीं रहता है, क्योंकि कंक्रीट शोषक नहीं करता है, ध्वनि को एब्जर्व नहीं करता है। कंक्रीट रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो वहां पे अलग मटेरियल से बनाया जाता है। तो ध्वनिक शोषकों का उपयोग करना चाहिए। इवन वृक्षारोपण करनी चाहिए, इसको ग्रीन मफलर बोला जाता है, एक टर्म होती है ग्रीन मफलर। जैसे ही आपका नेशनल हाईवे हो गया, तो आप क्या कीजिए कि नेशनल हाईवे में आप इस तरह से ट्री लगा दीजिए, हाईवे के चारों तरफ आप इस तरह से ट्री लगा दीजिए। तो ये जो ट्री लगाने का प्राइमरी इसका उपयोग यही है कि जो आप यहाँ पे जो व्हीकल चल रही है ना, ये जो गाड़ी यहाँ पे चल रहा है, इस गाड़ी से जो भी आवाज आएगा ना, ये जो वृक्ष होती है, जो वृक्ष की पत्तियां होती है, ये आवाज को ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। तो ये अगल बगल अगर कोई गांव है, अगर सपोज कीजिए कि हाँ गांव है, तो ये गांव में ना ये आवाज उतनी नहीं जाएगी, ठीक है। ये आवाज को ऑब्जर्व कर लेता है। तो आपको वृक्षारोपण करनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके आपको रोड के अलावा वृक्षारोपण करते रहिए, उससे ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा, ठीक है। घरों की पुताई कराते रहिए समय समय पे, ठीक है। ध्वनि विस्तारकों को कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आपको बोलना है तो जनरली चलिए आपने अपने से बोल दीजिए। अब ऐसा नहीं कि अब 2 आदमी को सुनाना है, वहां पे स्पीकर लगा के सुना रहे हैं। जैसे देखिए कि मंदिर मस्जिद में आजकल होता है, अरे 10 लोग आए हैं नमाज पढ़ने, तुम उसी को 10 लोगों को नमाज पढ़ाओ, 10 लोगों को तुम मंदिर में पूजा करने दो। जुटोगे 4 बजे ही अपना स्पीकर ऑन करके चालू हो गए। अब ये सब क्या नौटंकी है। तो ये आपको कम उपयोग करने चाहिए, हॉर्न का कम से कम प्रयोग कीजिए। और जो भी आप लोगों जैसे हैं उनको जन शिक्षा दीजिए, जो लोग आवाज ज्यादा बजाते हैं उनको ये सब बताइए कि ध्वनि प्रदूषण बैड थिंग्स है, इसको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को प्रभावी नियंत्रण में आपको क्या क्या करनी है। अब ये सब चीजें मैं आपको, सामाजिक उत्सव को लाउड स्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक को कम इस्तेमाल करें, ठीक है। कम आवाज में बजाए, या हो सके तो नहीं, इवन आपको प्रेशर हॉर्न है उसका उपयोग तो कभी करना ही नहीं चाहिए। और पता नहीं, मैं तो समझ में हमको नहीं आता है कि ये सब लिखने की जरूरत क्या है। सवाल है कि जब इंडिया के कंपनी, जो इंडिया गवर्नमेंट है, वो खुद ऐसे बाइक और जो कार है उनमें प्रेशर हॉर्न लगाया ही नहीं, वो क्यों लगाने देती है। ये सब बनाने ही नहीं देना चाहिए, ठीक है। उपयोग में लाई जाने वाली मशीनें, वाहनों को नियमित जांच कर ध्वनि और इस सब का उपयोग करना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि मशीन को समय समय पर साफ करते रहिए, ठीक है। उद्योगपतियों से अपेक्षा है कि वो अपने उद्योगों में मशीनों से होने वाले तीव्र शोर को ध्वनि को अवरोधक यंत्र लगा करके कम करें, ठीक है। कुछ हमारे यहाँ कानूनी उपाय भी है ध्वनि प्रदूषण को आपको रोकने के लिए। जैसे आपको जो हमारी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसके तहत 1999 में पटाखों के लिए शोर मानक सूचित किए गए हैं, ठीक है। तो आप कभी इसके वेबसाइट पर जाकर के देखिएगा, डिफरेंट पटाखों का ना शोर लिमिट आपको वहां पे बनाया गया है कि इस टाइप के पटाखे का इतना से अधिक शोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इस एक्ट के तहत आपको किया गया है। फिर 1986 को आपको 1998 में आपको डीजल जनरेटर सेट के लिए शोर मानक सूचित किए गए, ठीक है। इसके बाद इसको 99 में पटाखे के लिए किया गया, 98 में डीजल जो जनरेटर है उनके लिए आपको मानक आपको स्थापित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण खुद का एक ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण विनियम नियम 2010 बनाया गया है। भारतीय जो हमारी दंड संहिता है उसमें भी धारा इतना 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 शोर से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्री एक्ट है, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली है, वायु प्रदूषण नियंत्रण, इसको 1987 में संशोधित किया गया। इस चीज को रट लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो ध्वनि प्रदूषण को, इसको, ये जो शोर है ना, इसको वायु प्रदूषण के शामिल किया गया है वायु प्रदूषण में। तो जो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 है, इसको 1987 में हम संशोधन किए थे और वायु प्रदूषण के परिभाषा में शोर को भी शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़नी है, उष्मा तापीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन। देखिए थर्मल का मतलब होता है उष्मा, उष्मा का मतलब हो गया गर्मी। अब कभी आवश्यकता से ज्यादा अगर गर्मी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तापीय प्रदूषण है, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि गर्मी के दिनों में आपको गर्मी के दिनों में टेम्परेचर इतनी होनी चाहिए, सपोज कीजिए कि 45 डिग्री टेम्परेचर होनी चाहिए। अब ये टेम्परेचर किसी एरिया में 52 डिग्री हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, दैट एरिया में उष्मीय प्रदूषण हो गया, तापीय प्रदूषण हो गया है, ठीक है। जैसे आपको
ये सबको लाइव अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो शहर में आप देख सकते हो, वहां उस एरिया में जाकर के रहिए जहाँ पे पूरा कंक्रीट का घर बना हुआ है और कुछ देर बाद में खुला पूरा एक ना खेत का मैदान हो। ठीक है, तो सुबह सुबह आप इसको अनुभव कर सकते हैं। आप इस कंक्रीट के घर में सो रहे हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक करने आप आइएगा, जैसे ही अपने जो ये कॉलोनी है, कॉलोनी के बाउंड्री वाल से बाहर निकलिएगा फ्रेश एयर में, आपको लगेगा कि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, अचानक से लग रहा है टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, तो ये सब उष्मीय तापीय प्रदूषण होता है। इस एरिया में टेम्परेचर आवश्यकता से ज्यादा अधिक हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इवन आपको जो एक्वेटिक बॉडी होती है, सपोज कीजिए कोई एक फैक्ट्री लगा हुआ है, ये कोई फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का जो आपका यहाँ से जो पानी आती है, जो वेस्ट जो पानी आती है, जल आती है, वो सपोज कीजिए वेस्ट जल आपको यहाँ इस रिवर में आकर के गिरती है। तो इस वेस्ट जल आती है, सपोज कि ये कभी कभी वेस्ट जल ये गर्म जल आता है, ये गर्म जल आता है कभी कभी। अब जब ये रिवर में जब यहाँ पे गिरेगा, तो सपोज कीजिए कि रिवर का फ्लो इधर से इधर है, तो अब इस एरिया में ना तापीय प्रदूषण हो जाएगा, ये पानी गर्म हो जाएगा। अब इसके चलते इस एक्वेटिक, सपोज कीजिए कि यहाँ तक का वाटर गर्म हो गया, तो यहाँ तक एक्वेटिक बॉडी अफेक्टेड हो जाती है, तो इसको हम बोलेंगे तापीय प्रदूषण, मतलब जो गर्मी के चलते होता है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि पर्यावरण में जरूरत से ज्यादा अगर गर्मी का बढ़ना जो वहां रहने वाले जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक हो जाती है, उन्हें तापीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी है कि पर्यावरण में जरूरत से ज्यादा अगर गर्मी का बढ़ना जो वहां रहने वाले जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी के तापमान में बदलाव के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोले तापीय प्रदूषण। ठीक है, तो ऊष्मा और तापीय प्रदूषण के जो स्रोत क्या क्या है, जितने भी परमाणु प्रयोग करने वाली जो संस्थाएं हैं वहां, या परमाणु विस्फोट जहां किया जाता है, या जो हमारी रिसर्च सेंटर हैं, अनुसंधान संस्थान, ठीक है, या परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये जो जितनी सारी वेस्ट है ना, ये जितनी सारी जो आपको मैं यहाँ नाम लिखा हूँ, यहाँ पे ना बहुत, जैसे ये सब जितने न्यूक्लियर से सब रिलेटेड है ना, तो ये जो मशीनें जो इसमें उपयोग होती है, मशीनें बहुत ज्यादा हॉट हो जाती हैं, और इस मशीन को ठंडा करने के लिए हमको वाटर चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम ठंडा पानी इस मशीन में लेके आते हैं, और यहाँ से जो बाहर निकलता है ये गर्म पानी निकलता है। ठीक है, चूंकि मशीन को ठंडा करना है, तो इस ठंडा पानी से इस मशीन को ठंडा किया जाता है, तो ये जिसका आउटलेट होता है गर्म पानी होता है। अब ये आउटलेट जहां भी जाता है ना, पूरा गर्मी करके रखता है। या सपोज कीजिए कि आपके यहाँ कोई, आपके बगल में कोई अगर हेवी इंडस्ट्री होगी, जिसके ये लार्ज चिमनी होंगे, तो आप इसके बगल में जाकर के कभी देखिएगा। सपोज कीजिए कि अगर आप गांव में रहते हैं, आपके बगल में कोई ईंट का भट्ठा है जहाँ पे ईंट पकता है, ठीक है, तो उसके बगल में जाकर के देखिएगा, दिन में आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा। ठीक है, तो ये सब आपको क्या है, ये सब ऊष्मा के प्रदूषण के स्रोत हैं। कोयले से बिजली, जो से कोयले से जहाँ पे बिजली बनता है, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा कंडेंसर उसमें उपयोग होता है। उस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए हम पानी के जल का उपयोग करते हैं, और ये जल जब बाहर निकलता है तो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जल प्रदूषण का, ये सब ऊष्मीय प्रदूषण के स्रोत हो गए। या जो औद्योगिक अपशिष्ट जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि ये रिवर है, सपोज कीजिए कि रिवर है, और यहाँ से कोई औद्योगिक इकाई से जो आपको वेस्ट आ रहा है, या पनबिजली संयंत्र, यहाँ से भी आपको गर्म पानी निकलती है, गर्मी निकलता है। या एक ये भी स्रोत होता है, जैसे देखिए आपको फोटो ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें देखिए एक रिवर का पिक्चर है। रिवर के साइड में सपोज कीजिए कि ट्री है, तो अगर ये ट्री हटा दीजिएगा, तो ये जो सन की गर्मी है, जो गर्मी के दिनों में सन जब आते हैं, ये पूरा रिवर के वाटर गर्म हो जाती है। ठीक है, तो नदी के किनारे की वनस्पति का हटना भी एक ऊष्मा प्रदूषण के स्रोत हो जाते हैं। ये अगर वनस्पति है नदी किनारे, तो नदी का पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण यहाँ से नहीं होगा, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, चलिए ऊष्मा प्रदूषण का प्रभाव क्या हो सकती है। ऊष्मीय प्रदूषण का प्रभाव क्या हो कि घुलित ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। ठीक है, विषाक्तता बढ़ जाती है, मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो भी आपको, जैसे एक्वेटिक बॉडी है, तो जो भी आपको जलीय जीव होते हैं ना, जलीय जीव मरने लगते हैं। ठीक है, यह जो प्राथमिक उत्पादक हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो हैं। ठीक है, ये जो पेड़ पौधे हैं, सपोज कीजिए कि जो कोई, अगर ये दैट कोई प्लांट है, तो अगर गर्मी बढ़ने से क्या होती है ना, कि ये इनका जो ये लीफ है, इस लीफ में जो आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण, वो प्रभावित हो जाती है गर्मी से। ठीक है, तो आपको प्राथमिक उत्पादक प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, ये जैसे आप देखिए कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आपको जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं।
ग्रासेस जो होते हैं सूख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राथमिक उत्पादक प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना होती है वो आपको उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, ये शैवाल की संख्या में वृद्धि हो जाती है, उसमें ये प्रदूषण का बहुत बड़ा एक प्रयोग होता है। शैवाल का बाबू देखिए क्या आता है, ये सपोज कीजिए कि ये आपका कोई एक्वेटिक बॉडी है, ठीक है। अगर एक्वेटिक बॉडी का जो अगर वाटर गर्म होती है ना, ठीक है, एक्चुअली ये जो वाटर गर्म होता है ना, तो इसमें जो आपको शैवाल की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। इसमें बहुत तरह के एल्गी आपको बढ़ने लगती है, इसी को बोलते हैं शैवाल की संख्या में वृद्धि, ठीक है। माइक्रोबियल वृद्धि हो जाती है, क्योंकि होता क्या है कि देखिए जब उसमें प्रदूषण होता है, उसमें जब प्रदूषण होता है तो बहुत सारे इसमें से जीव जंतु मरने लगते हैं। अब जब मरेंगे तो यहीं पर आकर के गिरेंगे। अब जब गिरेंगे, जितने लोग मरेंगे उतना ही ज्यादा ये डिकम्पोज होंगे, सड़ेंगे, गलेंगे। अब सड़ेंगे गलेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। तो ये उसमें प्रदूषण का प्रभाव होता है। या जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी शरीर की जो अपनी अभिक्रियाएं हैं, वो अभिक्रियाएं प्रभावित हो सकती है। जैसे आपको ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा पसीना आएगा, ठीक है, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, ज्यादा गर्मी होती है तो ये जीवित जीव की चयापचय गतिविधियां, मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बदल सकती है। इवन आपको मछली की प्रवास प्रभावित हो जाती है। सपोज कीजिए कि ये कोई रिवर है और ये रिवर सपोज कीजिए कि यहाँ पे ओशन में आकर के मिल गए, तो बहुत सारी ऐसे मछलियां होती हैं जो रहती यहाँ पे हैं और यहाँ से यहाँ इस समुद्र में घूमने आती हैं। इनको फिश माइग्रेटरी बोलते हैं। ये आपको समुद्र में आएगी ही घूमने, ये समुद्र में घूमने आएंगी, मतलब अपना बच्चा पैदा करने या जो भी काम के लिए आती है। अच्छा, कुछ उल्टा भी मछली होती है जो रहती है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे आती है, रिवर में आकर के यहाँ पे अपना जो भी होगा बच्चा पैदा करना होगा कुछ करेंगे। इस तरह से माइग्रेटरी बर्ड भी होती हैं। इसी तरह से बहुत सारे ना ये माइग्रेटरी आपको बर्ड भी होती हैं जिनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। देखते हैं इंडिया में साइबेरिया से पक्षी उड़ करके आती है। तो अगर टेम्परेचर में हल्का सा भी, देखिए मैं आपको पहले मैं बताया हूँ आपको वाटर पॉल्यूशन में आपको जरूर कि ये जो एक्वेटिक बॉडी होते हैं, एक्वेटिक बॉडी 3 थिंग्स का बहुत बड़ा सेंसिटिव होते हैं वो। जैसे पहला, ये जो इसमें जो करंट चलती है ना, करंट मतलब जो धार है, पानी की जो बहने की एक फ्लो है, वो धारा जो प्रवाह है ना, उस प्रवाह के प्रति बहुत ज्यादा ये आपको ये सेंसिटिव होते हैं। इनके प्रवाह में थोड़ा सा भी ज्यादा चेंजेस होता है ना तो इनका लाइफ साइकिल खराब हो जाती है। दूसरा, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं पीएच के, पानी का जो पीएच होता है उसका बहुत बड़ा सेंसिटिव होते हैं, जो भी जलीय जीव होता है। तीसरा, ये सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के। ये इतना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना कि 2 से 3 डिग्री भी अगर टेम्परेचर किसी जल का चेंजेस हो जाए ना तो ये दे मे गेट डाई, ये यहाँ तक कि वो मर भी सकते हैं। इतना ज्यादा ये सेंसिटिव होते हैं ये सब जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें उसमें प्रदूषण के आपको प्रभाव हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं ये ध्वनि प्रदूषण है लिख दिया हूँ यहाँ पे, इसको हटाना था, चलिए ठीक है। अच्छा, ये उसमें प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करेंगे, ठीक है। ये स्लाइड आपको नहीं पढ़नी है, ये ध्वनि प्रदूषण वाला ही है, ठीक है, ओके। अब उसमें प्रदूषण को हम नियंत्रण कैसे करें, ठीक है। तो नियंत्रण करने का देखिए बड़ा सबसे पहला एक कूलिंग तालाब बना दीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि पावर प्लांट है, यहाँ से अगर कोई गर्म पानी आता है तो सबसे पहले एक इस तरह से आर्टिफिशियल पॉन्ड बना दीजिए, कृत्रिम तालाब बना दीजिए। इसको कूलिंग तालाब बोलते हैं या कृत्रिम तालाब इसको बोला जाता है। पहले पानी को इस तालाब में रखिए और ये पानी अपने से यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। क्योंकि ये गर्म है तो यहाँ से भाप बन के उड़ेगा तो ये ठंडा हो जाएगा। जब ये थोड़ी बहुत ठंडा हो जाए तब इसको रिवर में यहाँ ले आकर के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसी को कूलिंग पॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। या हम स्प्रे तालाब बना सकते हैं। अगर ये गर्म पानी इस तरह से है तो इसमें क्या करें, गर्म पानी इस पाइप के द्वारा हम लेके आते हैं और इसको स्प्रे लगा देते हैं और स्प्रे द्वारा इसे आसमान में उड़ा देते हैं। आसमान में नहीं, मतलब एक्वेटिक बॉडी में ही। अब देखिए जैसे ये स्प्रे बन के उड़ेगा तो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये ठंडा होकर के इस एक्वेटिक बॉडी में गिरेगा। थोड़ी बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाती है स्प्रे से, ठीक है। ये स्प्रे के फॉर्म में इसमें अगर डायरेक्ट आप ला कर तालाब में गिराते, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट गिरा रहे हैं, गिरा डायरेक्ट यहाँ पे ले आकर गिरा दिए कूलिंग पॉन्ड में, तो उतना ठंडा नहीं होता। लेकिन इसी को अगर आप स्प्रे के फॉर्म में इसी कूलिंग पॉन्ड में गिराते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। या हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं उसमें कूलिंग टावर लगा देते हैं उसमें प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। अब कूलिंग टावर में क्या होता है, ये भी बहुत लंबी इस तरह से टावर लगा देते हैं और जैसे आपको यहाँ पे स्प्रे हो रहा है तो इसमें ऐसे ऐसे लगा देते हैं और जब पानी यहाँ से आता है तो पानी यहाँ पे ठंडा हो जाती है, ठीक है। पानी यहाँ से ऊपर लाके हम फवारा बना देंगे, ठीक है। इस तरह से हमको कूलिंग टावर लगाया जाता है। तो ये उसमें प्रदूषण को नियंत्रण करने का उपाय होता है, ठीक है। चलिए
चलिए एक टॉपिक आपको पढ़नी है मृदा प्रदूषण, इसके कारण, प्रभाव और नियंत्रण। ये एक टॉपिक आपको पढ़नी है सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन क्या चीजें होती हैं कि जो मृदा होती हैं, मिट्टी के प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक या जैविक घटकों में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है कि भूमि के, मिट्टी के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक घटक में अवांछनीय परिवर्तन को मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, मृदा प्रदूषण के क्या स्रोत हो सकते हैं, तो कभी कभी प्राकृतिक स्रोत भी आपको मृदा पोल्यूशन कॉज करता है। जैसे सपोज कीजिए कि बहुत वेरी हेवी अगर फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा ये जंगल है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जंगल है, ठीक है, तो ये पौधे के जो, सपोज कीजिए कि जंगल है, जंगल में पौधे हैं, अब पौधे का भी एक अपना लाइफ साइकिल होता है, पौधे भी डेथ करेंगे, मरेंगे, गिरेंगे, अब सब गिरेंगे तो यही जमीन पर आकर गिरते हैं। हालांकि आम तौर पे ये जो फॉरेस्ट के जो ट्री होते हैं या जो क्रॉप के रेसिड्यू होते हैं, ये जब यहाँ पे आते हैं, डिकम्पोज होते हैं ना, तो ये आपको जनरली ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ क्रिएट करते हैं, यही न्यूट्रिएंट का आपको साधन है। ठीक है, ये आपको फर्टिलाइजर बन जाते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब एक्सेस हो जाएगा, सड़ेगा, गलेगा ना, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोग जनक जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, कीट उत्पन्न हो जाते हैं, जो अब अगल बगल के जो पेड़ पौधे हैं उनमें उनमें बीमारी लगा देंगे, या जो अगल बगल कोई अगर रहता है तो इनको कोई ना कोई बीमारी कर देंगे। तो कभी कभी पौधे के अवशेष जो होते हैं, इनसे भी हम क्या होते हैं, मृदा प्रदूषण हो जाती है। ठीक है, अगर कहीं पे गिरे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा सड़ेंगे, गलेंगे, उससे कभी कभी ऐसे जीवाणु पैदा हो जाते हैं जो सॉइल को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये भी एक हो सकती है। या सेम कंडीशन होती है जो पशु का अवशेष, ठीक है, जो भी हमारी पशु का अवशिष्ट है, मल मूत्र है, रक्त है, तरल है, पदार्थ है, इवन बुचड़ खाने के जो कचरा है, मृत जानवरों का शरीर आदि से भी ना, आपको हम क्या करते हैं, मिट्टी में उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। अब मिट्टी में ऐसे ही फेंक दीजिएगा, वो सड़ेगा, गलेगा, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी को ना खराब कर देता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको ये सब कुछ आपको दिखाया है। अब ये सब क्या हो गया, ये जहां भी इस तरह का आप कचरा देखे होंगे, वहां की सॉइल ना डे बाय डे डिग्रेड हो जाती है। क्या होता है कि वहां की हाइपरटोनिक स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, वहां का पीएच वहां का चेंज हो जाएगा, वहां का ऑर्गेनिक मैटर चेंजेज हो जाती है, वहां के अकार्बनिक पदार्थ वहां के चेंजेज हो जाते हैं, और उसके चलते वो सॉइल क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती है, सॉइल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, ये आपको प्राकृतिक स्रोत हो गया। कुछ मानव जनित स्रोत भी होते हैं सॉइल पॉल्यूशन के, ठीक है, मृदा प्रदूषण का, जैसे घरेलू कचरा या घरेलू सीवेज। अब हमारे घर से भी बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों होते हैं, और ये जब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जब सॉइल में जाते हैं, ठीक है, तो सॉइल को आपको पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कार्बनिक पदार्थ हो गया, आपको कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या हो गया, खाद्य और सब्जी जो अवशिष्ट होते हैं वो सब हो गया, जो मल पदार्थ होते हैं वो सब हो गया, अकार्बनिक में आपको ये सब चीजें होंगी। ठीक है, तो हमारी जो खेती करने की जो पद्धति है, इससे भी सॉइल पोल्यूशन हो रही है। इसमें हम बहुत मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक का हम उपयोग कर रहे हैं, और दैट उर्वरक और कीटनाशक जो क्या कर रहे हैं, ये आपको सॉइल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। ये उर्वरक और कीटनाशक क्या करते हैं, सॉइल पोल्यूशन कॉज कर देते हैं। जैसे आपको इवन आपको सॉइल पोल्यूशन, आपको ये सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड कर देते हैं। जैसे आपको हरियाणा और पंजाब का एक एग्जाम्पल है, हरियाणा और पंजाब में डे बाय डे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, उपजाऊ क्षमता कमी होते जा रही है। क्यों उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, क्योंकि हम वहां पे जबरदस्त फर्टिलाइजर और कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं। अब ये जो कीटनाशक सारा केमिकल तो इसी सॉइल में पड़ा रहा है ना, अब धीरे धीरे इस सॉइल में क्या होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोजिशन वहां की चेंज होती है, और उसका उर्वरक क्षमता डे बाय डे कम होने लगती है। ठीक है, अब जैसे सॉइल प्रदूषण का औद्योगिक बहिष्कराव हो गया, जो भी इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री अगर आप लगाए हैं, ठीक है, ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट होता है ना, इसमें आपको एसिड की मात्रा होती है, बेस की मात्रा होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर इसमें निकलते हैं, पेंट निकलते हैं, और इवन अन्य घातक रसायन निकलते हैं। सपोज कीजिए इसमें कैडमियम निकल सकता है, मरकरी निकल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें निकलता है, जो आपको कहीं ना कहीं अगर ये बहते बहते अगर कोई सॉइल में चला गया, तो ये सब सॉइल आपको डिग्रेड कर जाता है, सॉइल पॉल्यूशन हो जाती है। ठीक है, इवन जो ताप बिजली घर होते हैं, उनके फ्लाई एश, उनके जो धुएं होते हैं, ठीक है, ये जो उनका एग्जॉस्ट होती है, जो, और इस एग्जॉस्ट से भी बहुत सारे ना फ्लाई एश, धुआं, क्या उसको बोलते हैं, धुआं निकलता रहता है, और ये धुआं धीरे धीरे इस एरिया में सेटल करते जाता है।
ठीक है, जैसे अगर आप बोकारो वोकारो में जा करके आप देखिए कि जहाँ कोयले की माइनिंग है, वहां पे कपड़ा आप बाहर डाल दीजिए तो पता चला कि सुबह डाले हैं शाम को काला हो गया कपड़ा, वो पूरा डस्ट गिरते रहता है। तो ये जो फ्लाई ऐसा है ना कहीं ये मिट्टी पर गिरते रहते हैं और ये मिट्टी को प्रदूषित करते रहते हैं। इवन नाभिकीय जो संयंत्र होती हैं, जितने सारे नाभिकीय संयंत्र हैं, नाभिकीय जो प्रायोगिक जो आपको ये संस्थाएं हैं, उनके जो कचरे में कभी कभी तो रेडियोधर्मी पदार्थ आ जाते हैं, जैसे यूरेनियम आ गया। ठीक है, अब ये यूरेनियम आपको सॉइल को पॉल्यूशन कर देता है। ठीक है, तो ये नाभिकीय संयंत्र भी ऐसा मानवीय स्रोत के आपको उदाहरण। ठीक है, चलिए तो आपको मृदा प्रदूषण का प्रभाव, मृदा प्रदूषण को क्या प्रभाव हो सकती है, तो सबसे पहला प्रभाव क्या हो सकती है कि मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। मृदा प्रदूषण क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। ठीक है, इवन आपको जो मैंने आपको कभी बताया था कि सॉइल में 5 चीजें होती हैं, सॉइल में क्या चीजें होती है, सॉइल में 5 चीजें होती है। सॉइल में देखिए, सॉइल में पार्टिकल होता है, जो सॉइल हम देखते हैं, सॉइल को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, सॉइल लुक्स लाइक दैट पार्टिकल, इस तरह से कण होते हैं। अच्छा, सॉइल में देखिए 5 ये जो कण होते हैं ना, इस कण में 2 चीजें होती है, कुछ हो गए कार्बनिक पदार्थ और कुछ होगा अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ भी होंगे इसके अंदर, इसके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अच्छा, इसके चारों ओर ना इस तरह से वाटर पकड़े रहता है, इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसको बोला जाता है, हर एक पार्टिकल के साथ। ये सॉइल पार्टिकल है, ये आपको सॉइल पर इस तरह से वाटर आपको रहेगा। ठीक है, इस तरह से वाटर चिपके रहेगा, सब सारे में होगा। अच्छा, इसके बीच में ये जो एयर स्पेस है ना, इस स्पेस में हवा रहती है, वायु रहती है, एयर रहती है। इस स्पेस में क्या रहती है, एयर रहती है। तो देखिए, पहला हो गया कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक, तीसरा हो गया एयर। ठीक है, अच्छा, चौथा आपको हो गया ये जल, चौथा आपको क्या हो गया, जल। ये 4 चीजें होगी। और जो चौथी चीज होती है ना, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। ठीक है, ये भी वेरी एसेंशियल होते हैं। इसमें अर्थवर्म होता है, केचुआ, ये सब आपको सॉइल के अंदर ही रहते हैं। तो ये सॉइल 5 चीजें से मिलकर के बनता है। तो जो अगर मृदा प्रदूषण होता है ना, तो जो माइक्रोबियल आबादी होती है, इन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब बताइए, यहाँ पे इतनी सारी कचरा अगर आप रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, जैसे ये सिचुएशन देखिए, अगर इतनी कचरा जिस सॉइल में है, अगर बेचारा वहां पर केचुआ होगा तो केचुआ बेचारा कितना दिन जिंदा रहेगा। इतने तरह तरह के केमिकल आप उसमें डालते रहते हैं, तो ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ ना प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। और ये जो माइक्रोब होते हैं, ये जो माइक्रोबियल जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, यही सॉइल को उपजाऊ बना करके रखते हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे ये चलेंगे ना, तो उधर उधर एयर को ये फ्लो कराते रहते हैं और एयर मेंटेन रहती है। और जब एयर का फ्लो मेंटेन रहता है ना, तो कोई भी चीज खराब नहीं होती। ठीक है, चलिए, अब जैसे कृषि रसायन के अंधाधुंध उपयोग, हम इतना ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी वनस्पतियां और जो जीव हैं, ठीक है, ये मिट्टी के जो जो आपको क्वालिटी है, क्वालिटी को नष्ट कर देते हैं, मिट्टी के जो गुण है उसको नष्ट कर देते हैं। इवन आपको जो हम एयर पोल्यूशन जो हमारी कॉज होती है, एयर पोल्यूशन में अगर नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड है, तो वो अम्लीय वर्षा बना देते हैं। और ये जब अम्लीय वर्षा, अगर ये आप जो अम्लीय वर्षा अगर रेन के द्वारा, ये जो अम्लीय वर्षा है, अगर ये रेन के द्वारा अगर ये गिरता है सॉइल पे, तो सॉइल में सॉइल की जो एसिडिटी है आपको खराब कर देता है, अम्लता बढ़ा देती है। ठीक है, या सपोज कीजिए कि रेडियोधर्मी कचरा अगर सॉइल में चला गया, तो ये भी पौधे और सूक्ष्म जीवों के लिए घातक होता है। और ये पौधे और सूक्ष्म जीवों के लिए नहीं, ये क्या होता है कि खाद्य स्तर से हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई अगर हेवी मेटल है, तो ये हेवी मेटल सबसे वहां के जो प्रोड्यूसर होगा उसके अंदर आ जाएगा। अब इस प्रोड्यूसर को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, तो हेवी मेटल इसके अंदर चला जाएगा। इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब जो द्वितीय उपभोक्ता जो है, अगर इसको खाएगा तो इसके अंदर चला जाएगा, और इसको तृतीय कंज्यूमर खाएगा तो इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको सपोज कीजिए कि मानव खा लिए, तो अब ये जो आपको रेडियोधर्मी कचरा है, ठीक है, या जो हेवी मेटल हैं, जैसे आपको कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ये मानव तक पहुंच जाते हैं, ये खाद्य स्तर से होते होते, तो ये इंसानों के शरीर पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये मृदा प्रदूषण का आपको प्रभाव हो गया। मृदा प्रदूषण को नियंत्रण के उपाय क्या क्या है? ठीक है, तो नियंत्रण का सबसे बढ़िया क्या उपाय है कि जितने हम कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, इनको हम उपयोग निर्धारित करें, कम उपयोग करें। ठीक है, जैसे इसका उपयोग हम कम कर दें, ठीक है, या जैसे जो कोई कार्बनिक फास्फेट जो सड़ सकने वाले कीटनाशकों का उपयोग कीजिए, वैसे कीटनाशक का उपयोग कीजिए जो सड़ करके खत्म हो जाए।
हम लोग वैसे कीटनाशक का उपयोग करते हैं जो ये सॉइल में बेचारा पड़े रहते हैं, ये बहुत दिनों तक, सालों तक ये सॉइल में ऐसे ही पड़े रहते हैं, ये जल्दी डिग्रेड नहीं करते हैं, ये जल्दी सड़ते गलते नहीं। ठीक है, ये अल्पकालिक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कीजिए, जैविक नियंत्रण को अपनाइए। ठीक है, बहुत सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म है, आप उससे आप कंट्रोल कीजिए। ठीक है, कीटाणु रहित नर के कीटों को प्राकृतिक आबादी में छोड़िए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फसलों के रोटेशन और विविधीकरण आदि, फसलों को रोटेट करते रहे, कभी ये फसल लगाइए कभी वो फसल लगाइए, इससे मृदा के प्रदूषण क्या होती है, मेंटेन रहती है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, उर्वरक प्रदूषण पर नियंत्रण कीजिए, कचरे से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कीजिए, अम्लीय वर्षा को नियंत्रित कीजिए, ये सब काम कीजिए। रेडियोधर्मी आधारित जो मृदा प्रदूषण उसको नियंत्रित कीजिए। मिट्टी में गर्म तरल पदार्थ और तेल के रिसाव से बचाना चाहिए। मिट्टी में कोई अगर गर्म तरल पदार्थ गिर रहा है तो उसको मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर गर्म पदार्थ गिरेगा तो वहां के माइक्रोब डेथ कर सकते हैं। ठीक है, जो सीवेज हमारी जो घर की नालियां हैं उनको ऐसी खुले में नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, उसको पहले जैविक रूप से उपचार करना चाहिए, और जब ये उपचार हो जाए उसके बाद इसको खाद में परिवर्तित कर देना चाहिए। अब हम लोगों की तरफ होता क्या है कि जो घर की नालियां हैं वो ले जाकर कहीं खेत में लोग छोड़ दिए, या कहीं आपके अगल बगल कोई तालाब होगा उसमें गिर गए, उसमें आप छोड़ दिए, तो ये अगल बगल की सॉइल को पोल्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये आपको हो गया मृदा प्रदूषण। चलिए, आपको कुछ पढ़नी है, वायु और जल गुणवत्ता मानक संबंधी केस स्टडी थोड़ी बहुत पढ़नी है। देखिए, कुछ सूचकांक है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको पढ़नी है। ठीक है, तो सूचकांक मतलब ऐसे सूचकांक जो आपको मतलब एक होती है ना कि क्या चीज कितनी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ध्वनि प्रदूषण में। ठीक है, कि शांत एरिया में कितना आवाज होनी चाहिए। ठीक है, उस तरह से औद्योगिक एरिया में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका कमर्शियल है, आपको जो रेसिडेंशियल आवासीय एरिया उसमें, उसी तरह से आपको वायु का कुछ और जल की कुछ गुणवत्ता मानक संबंधी आपको दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे उसके अनुसार आपको पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गुणवत्ता वाला काम है ना 1971 में अमेरिका ने किया था। 1971 में जो अमेरिका की जो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इन्होंने 6 प्रदूषकों को नामित किया था कि ये 6 प्रदूषण आपको मानव के लिए खतरा है। ठीक है, तो इनका एक लिमिट इनका किया था, इनका लेवल सबसे पहले इसी ने दिया कि इस पॉल्यूशन अगर इतना तक है तो ये पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं है, इससे ज्यादा बढ़ेंगे तो मानव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉल्यूशन कौन कौन थे, कार्बन मोनोऑक्साइड था, लेड था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, पार्टिकुलेट मैटर थे, सल्फर डाइऑक्साइड है, और ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, इसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के मानक थे, एक प्राथमिक मानक, द्वितीय मानक। ठीक है, तो सब डिटेल में आपको नहीं पढ़नी है। प्राथमिक मानक वो होते हैं जो मानव स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, मतलब इनका जो मानक तैयार किया गया है मानव को रख करके किया है कि मानव के हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो द्वितीय मानक है उनको, जैसे वनस्पति पर क्या उनका ज्यादा लेवल बढ़ेगा तो वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारी जो घर है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो हमारी इन्वायरमेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके तहत द्वितीय मानक दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें उतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रखती है कि जो हमारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसने मैंने आपको बताया कि ध्वनि प्रदूषण के लिए मानक बताया हुआ, इसी ने ठीक है 2009 में वायु के लिए कुछ आपको मानक बताया है, जो कि आपको ये सब चीजें। ठीक है, आपको बस ये नाम याद रखना है कि जो सेंट्रल ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है, इसने कौन कौन पोल्यूटेंट के लिए मात्रा निर्धारित किया है। तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर में 2 हैं, एक 10 माइक्रोमीटर वाले हैं और एक 2.5 है। इनको बोला जाता है PM10, इनको बोला जाता है PM2.5। देखिएगा हर एक पेपर में डेली इसके बारे में देता है कि आज PM10 का इतना कंसंट्रेशन है, PM2.5 का इतना है। ठीक है, एक ओजोन है, लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, अमोनिया है, बेंजीन है, बेंजोपायरेन है, आर्सेनिक और निकेल है, इसके बारे में इसने बताया था। अच्छा देखिए, इसमें याद क्या करना है, ठीक है, आपको क्या रिमेम्बर रखना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये रिमेम्बर करना है, ठीक है, कि इसने 2 टाइप के एरिया डिजाइन किया गया था और 2 टाइम एवरेज लिया गया था किसी भी पॉल्यूशन। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का हम 2 लेते हैं, एक एनुअल एवरेज कितना है और एक 24 आवर एवरेज कितना है। ठीक है, हम 2 लेते हैं। ओके, एक एनुअल एवरेज लेते हैं और एक 24 आवर एवरेज लेते हैं। ठीक है, एनुअल और 24 आवर, लेकिन सिर्फ ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड का हम 2 तो लेते हैं, लेकिन इसका 8 आवर और 1 आवर का एवरेज लेते हैं। यहाँ पे एनुअल और 24 आवर का लेते हैं, केवल 2 है
जैसे ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका 8 आवर और 1 आवर का लेते हैं, और इसका भी। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है, इनमें से किसका जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत 8 आवर और 1 आवर के टाइम एवरेज पर मॉनिटर किया जाता है, तो ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरह के एरिया हम डिफाइन किए थे, एक इंडस्ट्रियल एरिया, रेसिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरिया, और दूसरा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने नॉइज पोल्यूशन के लिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए 4 एरिया बताया है, लेकिन वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी के लिए इसने 2 एरिया डिफाइन किया है। ठीक है, एक एरिया के लिए। तो आपको इसमें से सिर्फ एक चीज बस आपको ये याद करना है कि किसका 8 आवर और 1 आवर का एवरेज पे लिया जाता है, तो 2 है, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको ये और एक याद करना है, पहला आपको ये याद करना है, दूसरा क्या याद करना है कि जो ये एरिया और ये एरिया में किस में डिफरेंसेज पाई जाती है कंसंट्रेशन में, तो सिर्फ 2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का एनुअल एवरेज और नाइट्रोजन का ऑक्साइड का एनुअल एवरेज। इसी 2 में डिफरेंसेस, इसका 50 है, इसका 20, इसका 40, इसका 0। बाकी देखिए सबका सेम है, 80 80 60 60 100 100 सबका सेम है। ठीक है, बस केवल इसी 2 का आपको डिफरेंसेज आपको मिलेगा। ओके, तो ये सब चीजें आपको याद करनी थी। अच्छा, सेम आपको थोड़ी बहुत आपको जल गुणवत्ता मानदंड भी है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको पढ़नी है कि जल की गुणवत्ता मानक क्या क्या है। तो अब जल की जो उपयोग की जो गतिविधियां हैं ना, उसके आधार पर कुछ हम जल को एक कलर कोड दिया गया है। जैसे हम जब एटलस में देखती हुई कि जब मानचित्र बनाया जाता है तो एक स्टैंडर्ड कोड है कि इस तरह के जल को ये इस तरह का कोड कलर किया जाएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी मैप में देखिएगा, पेपर ऊपर में आता है इस तरह का जल, कभी नीला जल होगा, कभी हरा जल होगा, कभी आपको भूरा जल दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये थोड़ी सी आपको जानिए। नीला पानी का मतलब होता है वैसी पानी जो या तो पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसको हम नीला कलर से उसको हम दिखाते हैं। एक होती है हरा पानी, हरा पौधे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉइल है, सॉइल के चारों तरफ आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो वैसे पानी जिससे पौधे में निहित पानी, मिट्टी और पौधे में निहित पानी को हरा पानी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसी हरा पानी पे पौधा जिंदा है। ठीक है, ये मतलब इसी को हरा पानी कहा जाता है, मतलब वैसी पानी जो मिट्टी में हो और वो पौधे में। एक होती है सफेद पानी, जो एटमॉस्फेयर में जो पानी होती है, जो एटमॉस्फेयर में वायुमंडलीय जो नमी होती है। मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर है ये 3 कंपोनेंट, उसमें आपको गैस होते हैं, आपको वाटर वेपर होता है और डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो जो भी आपको वाटर वेपर होती है ना, उसी को सफेद पानी बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा देखिए कि बादल को हम सफेद कलर का बादल दिखाते हैं। ठीक है, एक होती है भूरा पानी। ठीक है, ग्रे वाटर, ग्रे वाटर का मतलब होता है अपशिष्ट जल, मतलब गंदा जल, वो कहीं ना कहीं वो गंदा हो गया है उपयोग के बाद, उसको हम कलर कोड क्या किए हैं, भूरा, उसको पानी करते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज आपको हो गया। अच्छा, आपके सिलेबस में एक है प्लास्टिक अपशिष्ट और प्रबंधन। ठीक है, तो प्लास्टिक अपशिष्ट और प्रबंधन है आपके सिलेबस में। तो देखिए प्लास्टिक के बारे में थोड़ी बहुत समझिए। जो आज का जो जमाना है, आज के जमाने में हमारे लिए जो पर्यावरण, जो प्रदूषण सबसे ज्यादा प्लास्टिक के कचरा हमारे लिए बहुत ज्यादा, हमारे लिए नहीं, पर्यावरण के लिए हमारे लिए बहुत अनुपयोगी हो गया, बहुत ज्यादा एक खतरा हो गया है। ठीक है, खतरा किस लिए हो गया, क्योंकि जो प्लास्टिक है ना, एक बार अगर ये चला गया ना, ये जल्दी खत्म नहीं होता है, ये लाखों ईयर तक ऐसी सॉइल में पड़ा रहता है। ठीक है, ये जल्दी इसको डिग्रेड नहीं हो पाता है। ठीक है, हालांकि ये तो है बहुत यूजेबल, लेकिन ये पर्यावरण के लिए उतना ही खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी डिग्रेड नहीं करता, लाख ईयर तक ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, अच्छा इसका इसका ये भी बहुत बड़ा कारण है। सपोज कीजिएगा आपने ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं, ठीक है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे हम सब्जी का जो थैला लाते हैं जिसमें हम सब्जी लेकर आते हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। ये तो इतनी खतरनाक होती है कि ये अगर आप सॉइल में चला गया ना, तो ये तो पहले 2-3 साल तक ऐसे ही रहेगा, 5 और 10 साल तक ऐसे ही प्लास्टिक पड़ा रहता है। ठीक है, अच्छा अगर ये गलती से जब सपोज कीजिए टूट भी जाएगा, तो ये धीरे धीरे टूट करके बहुत स्मॉल पार्टिकल में सॉइल में मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत स्मॉल पार्टिकल में सॉइल में, नैनो पार्टिकल में इवन टूट जाता है। और ये नैनो पार्टिकल ये हजारों लाखों ईयर तक ऐसी सॉइल में पड़े रहेंगे। देखिए, ये कभी जल्दी हटते नहीं। तो प्लास्टिक कचरा आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए आपके सिलेबस में डाला गया प्लास्टिक अपशिष्ट और प्रबंधन, प्लास्टिक को कैसे हम इसको प्रबंधन करें। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आपको इसमें डाटा जानिए कि भारत में सालाना 94 लाख टन प्लास्टिक का कचरा उत्पादित होती है। सोचिए एक साल में
94 लाख टन प्लास्टिक हम उत्पादन करते हैं। उत्पादन मतलब हम कचरा पैदा करते हैं, ठीक है। 94 लाख टन, बहुत मामूली नहीं, बहुत बहुत ज्यादा ये है, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसमें से 60% प्लास्टिक का हम पुनः चक्रण कर लेते हैं। 40% आपको सोचिए, एवरी ईयर 40, अगर ये 94 लाख टन का भी जोड़िए तो इसका 40% सोचिए कितना, मतलब ये वेस्ट होता है एवरी ईयर, ठीक है। अच्छा, उत्पादन होने वाले प्लास्टिक कचरे में जो भी जहाँ पे उत्पन्न होती है जो प्लास्टिक कचरे, टोटल प्लास्टिक कचरे में 50% प्लास्टिक कचरा केवल एकल उपयोग वाले प्लास्टिक हैं, जैसे स्ट्रॉ हो गया, आप नारियल पीते होंगे तो स्ट्रॉ पीते होंगे, आप पेप्सी पीते होंगे तो कोई लोग स्ट्रॉ से पेप्सी पीता है, फ्रूटी पीते होंगे तो स्ट्रॉ से पीते होंगे। तो ये सब क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बार आप इसका उपयोग करके फेंक देते हैं। फिर कुछ ऐसे आजकल प्लेट आ गए हैं, सिंगल यूज आ गया, पैकेजिंग मटेरियल आ गया, वो सिंगल यूज होती है, एक बार पैकेज हो गया फिर हम उसको फाड़ करके फेंकते हैं, फिर हम उसको खाते हैं, ठीक है। तो मतलब हम उसको खाना जो उसमें पैकेट है उसको खा लेते हैं, प्लास्टिक को फेंक देते हैं। तो ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक। सोचिए टोटल प्लास्टिक वेस्ट का 50% आपको एकल प्लास्टिक है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, ठीक है। अच्छा, ये जो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक है ना, इनका केवल 50% पुनर्चक्रण हो पाती है। सोचिए, मतलब कि 10% इनका केवल पुनर्चक्रण हो पाती है, रिमेनिंग जो है वो आपको जलीय जीवन को प्रभावित करती है या फिर सॉइल पोल्यूशन कॉज करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूशन आपको कॉज करेंगी। इवन आपको देखिएगा समुद्र में आपको बहुत बार यूट्यूब पर फेसबुक पर वीडियो आते रहती है कि कोई जानवर बेचारा है जो आपको प्लास्टिक में फंस गया है, कुछ हो गया है, कोई कुछ हो गया है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे हैं हो जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक को विघटित होने में मैंने आपको बताया कि हजारों साल, लाखों साल तक लग जाते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक बहुत ज्यादा है। तो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम जो है 2016 में बना था। इसके तहत जो हम रीयूजेबल जो प्लास्टिक होते हैं, जो पुनः उपयोग वाले जो प्लास्टिक होते हैं, उनको हम न्यूनतम उनका मोटाई 50 माइक्रोन हम स्टैंडर्ड बनाया गया है अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक कचरा अधिनियम 2016। तो ये याद रखिएगा कि इससे कम थिकनेस वाले प्लास्टिक डेंजरस होते हैं, 50 माइक्रोन से नीचे वाले, ठीक है। तो अच्छा, इसका उपयोग भी हम करते हैं। इस प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम में हम क्या लिखे हैं कि ये जो प्लास्टिक है ना, उस हम प्लास्टिक अगर वेस्ट हो जाता है, इस प्लास्टिक को हम सड़क निर्माण में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इवन इस प्लास्टिक से हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, बहुत सारा वे होता है इससे ऊर्जा उत्पादन करने का। इवन इससे आप वायल फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको ये सब जो अलकतरा सब होते हैं वो सब आपको इससे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको क्या होगा, प्लास्टिक आपने उपयोग भी कर लिया, अगर वो प्लास्टिक वेस्ट हुआ तो उसको हम अलकतरा बना लिए, सड़क निर्माण में बहुत सारे उसका उपयोग करके उसका उपयोग कर लिए, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा 2018 में जो प्लास्टिक कचरा अधिनियम प्रबंधन अधिनियम 2018 के तहत जो भी बहुस्तरीय प्लास्टिक होती है, जो मल्टी लेयर प्लास्टिक होती हैं, उनको हमको क्या करना है कि फेज वाइज हमको चरणबद्ध तरीके से इंडिया से समाप्त करनी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में ये प्लास्टिक को खत्म किया गया है, सेकंड स्टेज में इसको खत्म किया गया है। इस तरह से हमने एक चरण स्तर एक अपना बनाया हुआ है, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने एक बनाया हुआ है कि इसको चरणबद्ध तरीके से हम खत्म कर देंगे प्लास्टिक का उपयोग, ठीक है। ओके, चलिए आपको पढ़नी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होती हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, फैक्स मशीन हो गया, बहुत सारे ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे बच्चों का खिलौना आ गया है इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं, जब तक उपयोग के लिए हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही बेचारे बेकार होते हैं, टूटते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो जाता है। इसी को बोलते हैं ई कचरा, मतलब जो उपयोग होने के बाद जो बेकार हो जाए उसको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, ठीक है। और ये भी इंडिया के लिए एक ह्यूज प्रॉब्लम बनने जा रहा है और बन रहा है कहिए कि, ठीक है। और फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अब देखिए एक सालाना 2017 का ये रिपोर्ट है, भारत में सालाना एवरी ईयर 2 मिलियन टन, ह्यूज अमाउंट होती है, 2 मिलियन टन ई कचरा उत्पादित होती है, ठीक है। सोचिए ई इलेक्ट्रॉनिक कचरा केवल उत्पादन, ठीक है। हम ई कचरा उत्पादन में 5वें स्थान पे हैं पूरे विश्व में, ठीक है। पूरे विश्व में मेरा 5वां स्थान है हम लोग का, इंडिया का, ठीक है। और ई कचरा आपको पता है, ये ई कचरा जो बहुत सारे इसके जोखिम होते हैं,
बहुत सारे इस कचरे में मौजूद इस कभी रेडियो खोल कर, कभी टीवी खोल कर, कभी मोबाइल खोल करके देखिएगा, उसमें बहुत सारे मदरबोर्ड उसका देखिए, उसमें पारा रहता है, क्रोमियम होता है, सीसा होता है, कैडमियम होता है, मंदक होता है, फ्लोकोलेटेड बाइफिनाइल होता है, इसमें बहुत सारे ना डेंजरस केमिकल, डेंजरस एलिमेंट उसमें रहता है। ऐसा ऐसा एलिमेंट होता है जिसको आपको बैरन है, वो हाथ से छूना नहीं चाहिए। ठीक है, आजकल देखिएगा जो टीवी बनाते हैं, जो मोबाइल बनाते हैं, जो रेडियो बनाते हैं, उन लोगों का हाथ हो देखिएगा, उन लोगों का धीरे धीरे ना वो 10 साल बाद उनका हाथ खराब होने लगता है। उनका हाथ, उनका कभी देखिएगा उनका हाथ खराब हो जाता है, क्योंकि वो लोग ना अपना केयर नहीं करते हैं। वो अपना नंगे हाथ से आप उसको टीवी रेडियो को खोलते हैं और उसको टच करते रहते हैं, और वो इतना डेंजरस पारा, क्रोमियम, सीसा, कैडमियम, ऐसे बहुत खतरनाक मेटल होती हैं। ठीक है, ये आपको संपर्क में आने से आपको हानिकारक करती है। ठीक है, अच्छा, इस कचरे को जलाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जलाने से बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, उससे जहरीली गैसें रिलीज होंगी आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी। इवन आप इसको अगर सॉइल में डाल देते हैं तो ये जो आपको हानिकारक पदार्थ होते हैं जैसे क्रोमियम, सीसा, ठीक है, कैडमियम, पारा, ये सब अगर जॉइल में, अगर आपको जल में चला गया तो जल प्रदूषण कॉज कर देंगे, मिट्टी में चला गया तो मिट्टी प्रदूषण कॉज कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। ठीक है, ओके, ये आपको थोड़ी बहुत एक वो ये पढ़नी थी आपको, जो जल की जो मैंने आपको बताई, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वैसे ही जल के लिए ये क्वालिटी बनाया गया है, जो हमारी सेंट्रल जो प्रदूषण केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड है उसी ने एक क्वालिटी बताया है। ठीक है, कि जो उपयोग में आने वाले जल का क्या मानदंड होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सब रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब कभी आपसे पूछा जाएगा नहीं। ठीक है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आती है कि हम जो पेयजल उपयोग करते हैं उनमें क्लोरीफॉर्म कितना होनी चाहिए। ठीक है, उनका पीएच कितना होना चाहिए, उनमें जो घुलनशील जो ऑक्सीजन है ना उसका अमाउंट कितनी होनी चाहिए, उसमें बीओडी, बायोलॉजिकल जो आपको जैविक ऑक्सीजन जो मांग है, जो मैंने आपको जल प्रदूषण बताया था, उसका कितना होनी चाहिए। ठीक है, जो हम नहाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं उसमें ये सब क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो पेयजल स्रोत है जिसको उपचार के बाद हम उपयोग करते हैं, एक होती है बिना उपचार वाले। ठीक है, बिना उपचार वाले हम जल का पी रहे हैं, एक होती है उपचार के बाद जल पीते हैं, पहले उसको हम शुद्ध कर लेते हैं उसके बाद हम उसको पीते हैं, तो उसमें कितनी होनी चाहिए, ये सब चारों चीज, टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, पीएच कितनी होनी चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी कितनी होनी चाहिए। अच्छा, जो वन्य जीव के लिए जो उपयोग होता है, जिसमें हम मछली पालने के लिए जिस जल का उपयोग करते हैं उसकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, उसका ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। जिस जल से हम सिंचाई करते हैं या इंडस्ट्री का उपयोग करते हैं या उसको कूलेंट के रूप में उपयोग करते हैं या अपशिष्ट निपटाने के लिए उसको उपयोग करते हैं, तो उसका ये क्राइटेरिया है कि उसकी पीएच इतनी होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी होनी चाहिए, उसमें सोडियम एब्जॉर्प्शन इतनी, उसमें बोरन इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हमारे केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस है, वो सब चीजें आपको पढ़नी होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया जल प्रदूषण। ठीक है, अच्छा, आपके सिलेबस में एक है नाभिकीय प्रदूषण। ठीक है, नाभिकीय प्रदूषण, तो नाभिकीय प्रदूषण बाबू कुछ है नहीं। नाभिकीय क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक से जो विकिरण निकलता है उस विकिरण से होने वाली, ठीक है, जो जोखिम होती है उसी को हम बोलते हैं नाभिकीय प्रदूषण। ठीक है, मतलब एक रेडिएशन से होती है, विकिरण है जो किसी परमाणु के नाभिक से निकलता है। बहुत सारे ऐसे एटम होते हैं ना जिनके नाभिक से आपको इस तरह के रेडिएशन निकलता है। ठीक है, जैसे आप लोग कभी स्कूल में पढ़े होइएगा, ये सब जो बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जिनके न्यूक्लियस नाभिक से बहुत सारे रेडिएशन निकलता है, विकिरण निकलता है, जिसमें से अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा रे होती है, न्यूट्रॉन रे होती है। ठीक है, ये सब चीजें आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़े होइएगा। ठीक है, तो हालांकि ये सब चीजें आपके सिलेबस की नहीं है, आपके सिलेबस में है कि ये जो विकिरण, जो ये जो नाभिकीय जो विकिरण है उनका स्रोत क्या है। ठीक है, तो नाभिकीय जो पॉल्यूशन है, ठीक है, इसका प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं विकिरण जो ऊर्जा है, ये जो नाभिकीय ऊर्जा इनका प्राकृतिक स्रोत में जैसे आपको होती है अंतरिक्ष, बहुत सारे अंतरिक्ष से किरण आती हैं, बहुत सारे जो अर्थ है, अर्थ के से बहुत दूर से किरण आती हैं जो पृथ्वी पे आती हैं, उससे भी आपको बहुत सारे ब्रह्मांडीय विकिरण जो उससे आपको हम लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि ग्रहण लगने के बाद हम खुले आंख से नहीं ग्रहण को देखना चाहिए, तो ये सब कहीं ना कहीं कॉस्मिक रेडिएशन, ये अर्थ की नहीं है। अगर हम उस समय ग्रहण लगा है सन को देखेंगे तो हमारी आंख खराब हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उससे कुछ रेडिएशन निकलता है। ठीक है, इवन जो हमारी अर्थ है
इसको भौमिक स्रोत बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल ओरिजिन बोलते हैं। जो हमारी अपनी अर्थ है ना, इस अर्थ से अपने से बहुत सारे रेडियोधर्मी सामग्रियां स्वाभाविक रूप से आपको ये निकलते रहती है, रेडिएशन निकलता है। क्यों निकलता है? चूंकि अर्थ के नीचे, अर्थ के जमीन के अंदर बहुत सारे रेडियोधर्मिक सामग्रियां होती है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, ये सब हमारे अर्थ के नीचे रहती हैं। अब जब अर्थ के नीचे हैं तो उनसे रेडिएशन निकलेगी, तो ये प्राकृतिक विकिरण हमारे घर से निकलते रहती है, टेरेस्ट्रियल से। ठीक है, ये सब चीज। इवन हमारा जो घर है ना, हमारी घर में जो ईंट लगी है, हमारे घर में जो सीमेंट लगी है, इससे भी विकिरण ऊर्जा निकलती है। ठीक है, दीवारें, फर्श, क्षेत्र, ये सब चीजें आपको रेडॉन और थोरन गैस रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, ये सब विकिरण आपको रिलीज करते रहते हैं। इवन जो हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में भी ना, आपको पता है हर एक खाना का एक अपना अपना उसके अंदर विकिरण ऊर्जा होती है। ठीक है, उसमें भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इवन आपको पानी में तक होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए उतने नुकसानदायक नहीं होते। ठीक है, एक्सेस मात्रा में अगर होंगे तब हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्रोत में आपको देखिए क्या क्या आ गया, हमारा निवास स्थान आ गया, हमारी जो पेय पदार्थ हो गए। ठीक है, हम इवन जो खाना खाते हैं वो भी आपको वहां पे, जैसे देखिए चावल में आपको 40 to 90 आपको होती है, बैगन में ये है, गाजर में ये, इसका भी होती है, लेकिन ये सब हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, ये सब हमारी हानिकारक नहीं है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन है ये भी विकिरण ऊर्जा के स्रोत, लेकिन ये हानिकारक नहीं होता। यही जब एक्सेस हो जाते हैं तो इवन जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी भी आपको विकिरण ऊर्जा रिलीज करती रहती है। क्यों रिलीज करती है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आपको पोटासियम है, कार्बन, पोटासियम 40 होती है, कार्बन 14 होता है। ये रेडियोधर्मिक एलिमेंट है, पोटासियम 40 और कार्बन 14, ये हमारे शरीर के अंदर होता है, तो इससे भी हमारी ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा निकलते रहती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक आदमी घर के अंदर बैठा है, उसको देखिए कैसे कैसे विकिरण आ रही है, एक ब्रह्मांडीय विकिरण इस पे आकर के पड़ रही है। ठीक है, ये जो इसको एक इधर से आ रही है, सांस लेने के लिए जो हवा ले रहा है उससे आपको आ रही है, देखिए भूमि से निकल रहा है। ठीक है, ये जो आपको ईंट ओट है उससे भी निकल रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे विकिरण ऊर्जा उस पर आते रहती है। ठीक है, ये सब विकिरण आपको कॉज करते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कृत्रिम और मानव निर्मित स्रोत भी हैं जो विकिरण, जैसे नाभिकीय हथियारों का जब हम परीक्षण करते हैं, या कहीं पर बड़ी नाभिकीय दुर्घटनाएं हो गई तो उससे जो विकिरण निकलेगा वो भी आपको नाभिकीय विकिरण आपको करता है। या आयनीकरण विकिरण की चिकित्सा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आप एक्सरे जो लेते हैं, या इवन आपको बहुत सारे कैंसर की जो थेरेपी होती है वहां पे रेडिएशन दिया जाता है, विकिरण दिया जाता है, तो वो भी कहीं देखिएगा कैंसर वाले लोग का बाल गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको हम जब रेडिएशन देते हैं तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो अननेसेसरी के कभी एक्सरे नहीं करानी चाहिए। ठीक है, जबरदस्ती के एक्सरे मशीनें से भी बहुत सारे आपको शरीर पे आपको पड़ता है। तो मानव जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विकिरण जो आपको प्रदूषण है, नाभिकीय जो प्रदूषण है, ठीक है, परमाणु विस्फोट दुर्घटनाओं से जल, वायु एवं भूमि का प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, जल भी प्रदूषण हो जाएगा, भूमि भी हो जाएगा, वायु भी प्रदूषण हो जाता है। रेडियोधर्मी प्रभाव से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जिनके परमाणु जीव जंतुओं के जीन और गुणसूत्रों पर प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, अब उनके आनुवंशिक प्रभाव से विकलांगता, अपंगता तक हो जाती है। जैसे देखिएगा जो जापान में परमाणु विस्फोट हुआ है, आज भी वहां पे, या भोपाल के ट्रेजेडी में आज भी लोगों कहीं ना कहीं फिजिकली हैंडीकैप पैदा होते हैं। ठीक है, इवन हमको कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है इस विकिरण के प्रभाव से। इवन त्वचा, खून की गुणवत्ता, हड्डियां में मौजूद जो हमारी जो आपको मजा होती है, जो बोन मैरो बोलते हैं, वो इफेक्टेड हो जाती है। सिर के बाल झड़ने लगते हैं, शरीर में रक्त की कमी, ये सब चीजें बीमारियां रेडियोधर्मी प्रदूषण से हो सकती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से गर्भ में पल रहे शिशु तक की मौत हो जाती है। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से पेड़ पौधे, जीव जंतु और खाद्य सामग्री आदि प्रभावित होती है, सब ये सब प्रभावित होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से खनन के दौरान पर्यावरण में बहुत सारे, जब माइनिंग करते हैं, जब कोयला का माइनिंग करते हैं वहां से यूरेनियम निकल गया। कभी कभी हरियाणा में 1-2 बार न्यूज आया था, ठीक है, कि हम खनन कर रहे हैं, खनन से यूरेनियम रिलीज हुआ। इवन यूरेनियम आपको ग्राउंड वाटर तक, फ्लोराइड का रॉक मिला, वो आपको ग्राउंड वाटर को जाकर के पॉल्यूट कर देता है। तो माइनिंग से भी आपको बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं जो पर्यावरण में प्रवेश करके पर्यावरण के विभिन्न जो घटक हैं उनको प्रदूषित करते रहते हैं। तो ये सब पर्यावरण का प्रभाव हो गया उसको। ठीक है, बाकी मैंने कुछ आपको ये सब अपने नाम सुना होगा, फुकुशिमा जो दाइची जापान में जो एक्सीडेंट हुआ था 2011 में। ठीक है, कितना ज्यादा वहां पे अफरा तफरी मची थी, कितने हजारों लोग वहां पे मरे थे, क्या क्या हुआ था। तो ये सब आपको थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में पढ़नी चाहिए।
ठीक है, फुकुशिमा आपको क्या है, ठीक है। वैसे ही देखता तो चेरोनोबिल यूक्रेन में जो आपको एक्सीडेंट हुआ था 1986 की रात में, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखिए एक लेवल INS एक लेवल है, इसको लेवल 7 में था परमाणु, ये जो परमाणु दुर्घटनाएं थी, ठीक है। तो ये लेवल 7 की आपको इम्पैक्ट इसका हुई थी चेरनोबिल में, ठीक है। तो ये चेरनोबिल का आपको हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया नाभिकीय प्रदूषण हो गया। तो मैंने आपको प्रदूषण टॉपिक खत्म कर दिया, ठीक है। कुछ टॉपिक इसमें जैसे बाकी है, अभी आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, और आपको थोड़ी बहुत आपको गंगा एक्शन प्लान पढ़नी है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में परमाणु टॉपिक आपको खत्म कर दूंगा, प्रदूषण टॉपिक आपकी खत्म होगी, ठीक है। होपफुली आप एंजॉय किए होइएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए सब चीजें का, ठीक है। चलिए मैं अब क्लासेज आपको खत्म करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो काइंडली राइट इन चैट बॉक्स, ओके। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू।